शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। ये बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है, बल्कि ये करोड़ों परिवारों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी, जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने की हो और नीतीश जी ने शुरू किया हो, वो जारी ही रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन हजारों माओं के आंसुओं को पोंछने की एक कोशिश है जिनके घर नशे की भेंट चढ़ गए थे। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिन्होंने अपने पिता को सुधरते देखा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार की मिट्टी से शुरू हुआ ये सामाजिक सुधार रुकने वाला नहीं। शुक्रवार को उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि शराबबंदी जारी रहेगी। इस फैसले की बुनियाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को रखी थी, जिसे आज एक नया बल मिला है। याद करिए वो पल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस साहसी कदम की तारीफ की थी। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ा था। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल उन घरों का है जहां अब शाम को झगड़े नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई की बातें होती। सम्राट चौधरी का ये बयान उन तमाम उम्मीदों को फिर से जिंदा करता है कि बिहार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी आदेश नहीं, बिहार के गौरव और सम्मान की वापसी की कहानी है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और इस बदलाव की लौ कभी बुझने नहीं दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी नजर सम्राट चौधरी पर थी कि शराबबंदी को लेकर के आखिर नए सीएम का फैसला क्या होता है। तो हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी के सख्त संदेश क्या हैं, उसे आप समझिए। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी, यानी कि बिहार में जो शराबबंदी चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सख्ती से अमल किया जाएगा। शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी के सख्त संदेश को आप समझिए, जिसमें उन्होंने कहा कि नजर सब पर है, ब्लॉक, अंचल और थाना सभी पर नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीएम और एसपी तक ही जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लापरवाही करेगा उस पर भी कार्रवाई जरूर से जरूर होगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश जी ने इसकी शुरुआत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की है, तो इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कि ये जैसा है वैसा ही जारी रहेगा। नीतीश कुमार का शुरू किया काम आगे भी जारी रहेगा, सम्राट चौधरी ने ये आश्वस्त कर दिया है। अब शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी को क्यों बड़ा संदेश देना पड़ा, इसे आप समझिए। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी। नई सरकार बनने के बाद एक दो नेताओं ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया था। कयासबाजी चल रही थी कि नई सरकार शायद शराबबंदी पर कुछ अलग राह पकड़ सकती है। सम्राट चौधरी ने सभी तरह की कयासबाजी पर विराम लगा दिया है और बता दिया है कि शराबबंदी जारी रहेगी और ज्यादा सख्ती से अमल किया जाएगा। यानी कि पहले जो ढिलाई बरती जा रही थी या कहीं चूक रह जा रही थी, वो चूक भी अब नहीं होगी। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। 21 घंटे की चर्चा के बाद हुई वोटिंग में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। संख्या बल की कमी की वजह से यह बिल गिर गया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इसमें विरोध की हथियार डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने के चलते लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। 33% महिला आरक्षण के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े हैं। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298,
298 ना 230-230। बिल गिरा तो विपक्षी खेमा झूम उठा। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि विपक्ष ने महिलाओं को उनका अधिकार देने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरने को विपक्ष ने अपनी जीत बताया है, तो एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल गिरने के बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। महिला आरक्षण पर रण अब और भीषण हो गया है। संसद से निकलकर अब ये जंग सड़क तक पहुंच गई है। साथ ही एनडीए में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सदन में लंबी चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई और वोटिंग के दरमियान ये बिल गिर गया। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर क्यों गिरा महिला आरक्षण संशोधन विधेयक। देखिए, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 543 सांसदों वाले लोकसभा में फिलहाल 540 सांसद हैं। मौजूदा सांसदों की संख्या के हिसाब से 2/3 नंबर होते हैं 360। यानी कि सरकार के समर्थन में अगर हम बात करें, यानी इस बिल के समर्थन में, तो 360 वोट चाहिए थे। अब सरकार के समर्थन में कुल सांसदों की जो संख्या है वो 292 है, जबकि सरकार के विरोध में विपक्षी सांसदों की संख्या 233 है। सदन में मौजूद सांसदों के हिसाब से बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़ सके और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े हैं। और इसी वजह से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। महिला आरक्षण पर 2 दिनों तक जबरदस्त गर्मागरम बहस देखने को मिली और ये बहस भी लगातार जारी रही, लेकिन आज वोटिंग के दरमियान ये विधेयक जो है वो गिर गया है। बढ़ेंगे अगर बात अगली खबर की। महिला आरक्षण पर 2 दिनों तक जबरदस्त गर्मागरम बहस देखने को मिला। शुक्रवार को पूरे दिन सदन का माहौल एक्शन से भरपूर रहा। विपक्ष ने हमला किया तो सरकार की ओर से भी चुन चुन कर जवाब दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर संसद में पूरे दिन का घटनाक्रम जबरदस्त एक्शन वाला रहा। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना। चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार हमले हुए तो सरकार ने भी चुन चुन कर विपक्ष के हर आरोप पर पलटवार किया। नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी। अगर ये पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने परिसीमन से जोड़ने को लेकर विरोध किया। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन। भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता। जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? इस बीच जब राहुल गांधी की सदन में बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में देश का नक्शा बदलने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर खूब हंगामा हुआ। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. जब अमित शाह के जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए ठीक से बोलने की नसीहत दी। शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम। महिला आरक्षण पर महारण पक्ष और विपक्ष की नियत पर सवाल उठे और सवाल ये भी उठे कि नारी शक्ति का कौन सगा और किसने महिलाओं को ठगा। ब्यूरो न्यूज़ 18।
देखिए, महिला आरक्षण बिल पर जमकर बहस हुई। इस पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर किन की तरफ से क्या क्या कहा गया है। देखिए, विपक्ष के भ्रम को अमित शाह ने कैसे तर्कों के साथ ध्वस्त किया, ये हम आपको बताते हैं। विपक्ष के भ्रम को अमित शाह ने कई तर्कों के साथ ध्वस्त किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, मोदी सरकार में 40% ओबीसी है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जो है वो एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। परिसीमन की विरोधी है कांग्रेस, हम उत्तर दक्षिण में भेद नहीं करते हैं। अमित शाह ने बताया कि लोकसभा में अभी कुल 543 सांसद हैं। दक्षिण भारत की 5 राज्यों का प्रतिनिधित्व 24% है। परिसीमन के बाद कुल सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी और तब भी दक्षिण का प्रतिनिधित्व 24% ही रहेगा। मतलब उनके प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आएगी। उस हिसाब से यहां पर सब कुछ किया जाएगा। कैसे अमित शाह ने दक्षिण में सीटें कम होने के भ्रम को तर्कों के साथ ध्वस्त किया है, उसे आप समझिए। अमित शाह ने कहा कि अभी परिसीमन के बाद कुल सीटें जो है वो जिसमें देखा जाए तो 129 है, और अगर परिसीमन हो जाती है यानी कि 816 जब संख्या हो जाएगी तो उस वक्त भी 195 सीटें जो है वो साउथ को यानी कि दक्षिण को मिलेगी। तो ऐसे में उनके प्रतिनिधित्व पर कोई सवाल नहीं उठने वाला है, ये अमित शाह ने आश्वस्त जरूर विपक्ष को किया था। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। संसद के विशेष सत्र में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन की मांग कर दी। अब इस मांग पर विपक्ष के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री से पहले ही साफ कर दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंभव है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर हो रही चर्चा के दौरान पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग कर डाली। आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को, इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। सियासत देखी, महिला आरक्षण के विरोध को लेकर सुर में सुर मिला रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश की मांग का विरोध किया। उनका कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मांगना सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक लाभ के लिए मैं कहूं कि मुसलमानों को आरक्षण, तो मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कानून के अंदर अगर आप दे भी दोगे मुसलमान ही करके तो रुकेगा कहीं ना कहीं। तब तत्काल संसद में ही अखिलेश के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तंज कस दिया। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल है कि क्या जानबूझकर पिछले 30 साल से कुछ पार्टियां कभी जातिगत आधार पर तो कभी धर्म के नाम पर आरक्षण में आरक्षण की डिमांड कर पेंच फंसाने में लगी है ताकि महिलाओं को आरक्षण न मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको महिला आरक्षण वाली पूरी खबर समझाते हैं, क्योंकि इस पर विपक्ष की तरफ से कई मांगे जो हैं वो रखी गई थी। तो विपक्ष का क्या कहना है वो भी आप जान लीजिए। एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिलहाल आज जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि आगे अगर परिसीमन बढ़ता है, लोकसभा में संख्या बढ़ती है तो 33% महिलाओं के लिए सीटें जो है वो आरक्षित की जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि कोई पहली बार नहीं है जब संसद में बिल पेश हुआ हो, संसद से पास होकर कानून बना। और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में आपको बताते हैं। 1996 में पहली बार ये बिल जो है वो संसद में पेश किया गया था। फिर 2023 में संसद से पास होकर कानून बना। 2026 में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक हुआ। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। महिला आरक्षण बिल का सबसे ज्यादा विरोध आखिर किन बातों पर है? तो ये कहा जा रहा है कि अलग से कोटा की इसमें डिमांड की जा रही थी, जिसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन हो, इसकी मांग की जा रही थी। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इसमें अलग से रिजर्वेशन हो। और दूसरी वजह थी समय और इसका तरीका, यानी कि जो इस बिल को जिस समय पर लाया गया है, इस समय से विपक्ष को आपत्ति थी। अब आपको बताते हैं कि कब कब किस मुद्दे पर महिला आरक्षण का विरोध किया गया। 1996 में जब ये बिल आया, ओबीसी के लिए जाति आधारित उप कोटा की मांग की गई थी। इस वजह से
1996 में महिला आरक्षण का बिल का विरोध किया गया था। फिर 1997 में जब ये बिल आया तो उस वक्त भी इससे सिर्फ कुछ ऊपरी वर्ग की महिलाओं को फायदा होगा, ये कहते हुए इस बिल का विरोध कर दिया गया था और तब भी ये बिल गिर गया था। 1998 में जब ये बिल पेश किया गया तो उस वक्त भी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से हिस्सेदारी की मांग की जा रही थी, यानी कि रिजर्वेशन के अंदर भी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन हो, ये मांग की जा रही थी और बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई थी। फिर 2008 में जब ये बिल जो है वो सरकार लेकर आई तो इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में बिल पास हुआ लेकिन लोकसभा में ये बिल फिर से गिर गया। तो उस वक्त भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए इस बिल का विरोध किया गया था। फिर साल 2023 में AIMIM के 2 सांसदों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग इसके लिए की जा रही थी और तब भी ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर देखिए साल 2026 में जिसमें कार्यान्वयन और राजनीतिक नियत पर सवाल उठाया गया, यानी जिस समय ये बिल आया है उस पर सवाल उठाए गए और महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का विरोध किया गया, इसलिए विपक्ष ने इसका विरोध किया है। 2029 के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश का आरोप भी विपक्ष ने सरकार पर लगाया। आरक्षण में ओबीसी और महिला आरक्षण अलग से दी जाए, इसकी बात भी विपक्ष ने की और इस वजह से विरोध करते हुए इस बिल के विपक्ष में वोट किया गया और ये बिल फिर से गिर गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं गैस सिलेंडर की किल्लत की, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रांची के चुटिया में एक तरफ जहां प्रशासन एक्शन मोड में है, लगातार छापेमारी कर अवैध रूप से रखे सिलेंडर को जब्त कर रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गैस माफिया पर आखिर कब लगेगा पूरा लगाम? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रुक ही नहीं रही। राजधानी रांची से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां चुटिया थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त हुए। इनमें कॉमर्शियल सिलेंडर भी शामिल हैं। आज एक गोपनीय सूचना मिली थी कि चुटिया इलाके में एक अवैध गैस का भंडारण हो रहा है और कालाबाजारी की भी सूचना मिली थी। तो उसी का पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको वेरीफाई करके और उसके बाद फिर हम लोगों ने छापेमारी की। एक तरफ कालाबाजारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही तस्वीर रांची के चुटिया के इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी कार्यालय के सामने देखने को मिली। राजधानी रांची में गैस सिलेंडर अभी भी आम उपभोक्ता की पहुंच से थोड़ा दूर नजर आ रहा है। इसे नहीं मिला। हाँ, क्या बोलकर गैस मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सब मिला हुआ है, नंबर डीएससी नंबर सब आपके पास है? सब है सब। 1.5 महीना से परेशान है, 2 ही मार्च से है ये बुकिंग। तो प्रशासन की तरफ से भले ये कहा जा रहा हो कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम आपको सवालों के जरिए पूरी खबर समझाते हैं, कैसे लोग सिलेंडर को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। सिलेंडर है तो फिर क्यों नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि गैस गोदाम के बाहर आखिर इतनी लाइनें क्यों लग रही हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कब तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब आप पूरी खबर समझिए। गैस गोदाम के बाहर क्यों लग रही है लाइनें, ये बड़ा सवाल है, तो इसको समझिए। कुछ लोग गैस की कालाबाजारी में लगे हुए हैं, कालाबाजारी कर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके कुछ लोग जो हैं वो डर के मारे पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि बाद में सिलेंडर शायद ना मिले, तो वो पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। जिसके पास एक सिलेंडर है फिर भी वो दूसरे सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। कब तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? तो अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से ऐसे हालात अभी बने हुए हैं। सब कुछ ठीक होते ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, मतलब अगर युद्ध रुक जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है तो ये स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। आज ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है और अब गैस से भरे टैंकर के आने जाने में आसानी होगी। सरकार स्थिति को बेहतर करने में लगी हुई है।
पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति पहले से ज्यादा सुधर रही है और इसे बेहतर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है।